बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज पाकिस्तान को फ़ाइनल खेलना है इंग्लैंड के ख़िलाफ़। इंडिया बाहर हो गया था और उसके बड़े मीम्स बन रहे हैं। इंडिया का बहुत कॉन्फिडेंस था, लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह इंडिया को हराया है, 10 विकेटों से हरा दिया उन्होंने। और उसके बाद जैसे इंडियन टीम डरी हुई खेली है, डिफेंसिव क्रिकेट उन्होंने खेली है, तो पाकिस्तान के लिए भी घंटी बज गई कि इंग्लैंड की टीम जैसे वहाँ परफॉर्म कर रही है ऑस्ट्रेलिया में, जितनी उन्होंने फिटनेस शो की है, उनके ओपनर्स ने जैसी बैटिंग की है, तो उसके बाद सिचुएशन उतनी आसान दिखाई नहीं दे रही। कुछ फैक्टर्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है। मैंने खुद ज़िंदगी में क्रिकेट के अलावा और किया क्या है, बहुत कुछ क्रिकेट के बारे में इसको देखा, इसको खेला, बहुत सारे ज़िंदगी का एक हिस्सा इस पर गुजार दिया। तो पाकिस्तान में तो सभी एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो मुझे समझ आती है, इसमें टॉस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा इस मैच में। सबसे पहले तो आप ये देखें, बारिश का इम्कान जो आज का दिन है, यानी संडे का दिन है, संडे के दिन बारिश का इम्कान जो है वो 80 से 90% है। अगर आज मैच खेला गया तो इम्कानात बहुत कम हैं कि मैच मुकम्मल हो सके, और अगर मैच मुकम्मल नहीं हुआ, मैच अधूरा रह गया, तो फिर भी दोनों टीमें कम से कम 10 ओवर खेलेंगी तो मैच को मुकम्मल तस्वुर किया जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर 10-10 ओवर्स का भी मैच हो जाता है, 12-12 ओवर्स का भी हो जाता है, तो एक टीम ने 12 ओवर खेल लिए और दूसरी टीम अगर 8 ओवर्स खेल पाई और बारिश हो गई, या 9 ओवर्स खेल पाई और बारिश हो गई, तो फैसला नहीं होगा। मैच का फैसला तभी होगा जब दोनों टीमें कम से कम 10 ओवर खेल चुकी होंगी। तो आज के दिन में थोड़े इम्कानात कम हैं, लेकिन अगर हवा चलती है और मौसम बदलता है और थोड़ा सा बीच में 1-1.5 घंटा निकलता है, तो फिर मैच का फैसला भी हो सकता है। अब 80 से 90% इम्कानात आज के हैं, और कल अगर मैच हो जाता है, एक दिन उन्होंने एक्स्ट्रा रखा है बारिश के पेश नज़र फाइनल के लिए, कि अगर संडे को नहीं होता तो मंडे को रख लेते हैं, और मंडे को रखने के लिए फिर घंटों की तादाद बढ़ा दी गई है। यानी नॉर्मली मैच वहाँ पे 1-1.5 बजे शुरू होता है, तो यहाँ पे पाकिस्तान में 1-1.5 बजे शुरू होता है वहाँ के टाइम के मुताबिक, तो ज़्यादा घंटे बढ़ा दिए गए हैं। अगर मंडे को मैच होगा तो सुबह 9 बजे से उन्होंने टाइम, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे से उन्होंने इन कर दिया है। तो ज़्यादा घंटे होंगे तो ज़्यादा इम्कान होगा मैच मुकम्मल होने का। मंडे को मैच मुकम्मल होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि 30 से 40% बारिश का इम्कान है, और वहाँ पे बारिश नहीं है, यानी शावर है, यानी बिल्कुल रिमझिम किस्म की बारिश है, और वो है मंडे वाले दिन। तो मंडे को ज़्यादा इम्कान है कि आपका मैच मुकम्मल हो जाए, और घंटे भी इसलिए ज़्यादा रखे गए हैं कि उनमें से 2.5-3 घंटे निकल आएंगे और मंडे को मैच मुकम्मल हो जाएगा। अब अगर मैच आज होता है या मंडे को होता है, तो दोनों में बारिश की जो वजह से जो फैक्टर्स हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टॉस। जो भी टीम टॉस जीतेगी, मेरे ख्याल में वो कोशिश करेगी कि मुखालिफ टीम को बैटिंग करवाए और ख़ुद पहले बॉलिंग करे। खुद पहले बॉलिंग करेंगे और दूसरी टीम को बैटिंग करवाएंगे, तो उसमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे, क्योंकि उसमें जो DLS का मेथड है, उसकी वजह से बड़ा फ़ायदा होता है दूसरे नंबर पे खेलने वाली टीम को। अगर उनकी विकटें नहीं गिरती तो स्कोर कम होता चला जाता है, विकटें गिरती हैं तो स्कोर बढ़ता चला जाता है, और इस तरह उनको सिचुएशन का आइडिया होता है कि उनको कैसे खेलना है। पहले खेलने वाली टीम को सिर्फ ये होता है कि उन्होंने मार धाड़ करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाना है, ताकि DLS मेथड जब अप्लाई कर रहा हो तो उस वक्त उनको उतनी दिक्कत ना हो। लेकिन जो टीम बाद में बैटिंग कर रही होती है, उसको आइडिया होता है उसको क्या करना है, उसकी कैलकुलेशन होती है कितनी देर में करना है, कितने ओवर में करना है, और कितनी विकटें उनको बचानी है। तो दूसरी बैटिंग का फ़ायदा होगा, पहले फील्डिंग करनी चाहिए, टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करें। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस मैच के अंदर फील्डिंग का होगा। इंग्लैंड की फील्डिंग बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की फील्डिंग भी बेहतर है, लेकिन उतनी अच्छी या उस स्टैंडर्ड की फील्डिंग नहीं है। कुछ प्लेयर्स तो बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं, कुछ प्लेयर्स जो है वो एवरेज फील्डिंग करते हैं। तो पूरी टीम को एफर्ट लगानी पड़ेगी। एक एक कैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक एक रन आउट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इस मैच में एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान की टीम से बेहतर है। कैसे? देखें, ये T20 का मैच है, इसमें एक तो फिटनेस की बात है, तो फिटनेस लेवल के ऊपर आप जाएं तो इंग्लैंड के प्लेयर्स की फिटनेस लेवल बहुत अच्छी है, और वो उन कंडीशंस में बहुत खेलते रहे हैं, तो वो उसमें पाकिस्तान से बेहतर है। दूसरा, अगर आप एक्सपीरियंस में जाएं तो इंग्लैंड के प्लेयर्स का एक्सपीरियंस और ऑस्ट्रेलिया में उनका ख़ास तौर पे खेलने का तजर्बा वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे तजर्बाकार खिलाड़ी मौजूद हैं, लिहाजा इसमें भी इंग्लैंड पाकिस्तान से आगे है। नंबर 3 चीज़ जो है पावर हिटिंग। पावर हिटिंग में जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं
उनमें पावर हिटर्स एज कंपेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा हैं और ज़्यादा अच्छा कनेक्ट हो रहे हैं। यानी वो लगातार छक्के लगा रहे हैं, चौके लगा रहे हैं, उनकी बाउंड्रीज बहुत अच्छी लग रही हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो परफॉर्मेंस है उसमें शादाब खान आगे चल रहे हैं, यानी हमारी ऑलराउंडर्स की बात हो रही है, लेकिन हमारा कोई ऐसा परफॉर्मर मौजूद नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी है, यानी बॉलिंग में है। हमारा बैट्समैन कोई ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहा जो पावर हिटिंग कर रहा हो या इस टूर्नामेंट के अंदर वो टॉप 10 के अंदर मौजूद हो। तो इसलिए पाकिस्तान को अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर आप नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे, नॉर्मल पेस के साथ जाएंगे, तो इंग्लैंड आपको बड़े आराम से हरा देगा। आपको क्रिकेट की पेस को बदलना पड़ेगा, वहां पे आपको क्रिकेट के मूड को बदलना पड़ेगा, अग्रेशन उसके अंदर डालनी पड़ेगी, बॉलर्स को भी और बैट्समैन को भी, और तेज खेलना पड़ेगा। स्पिन को आप इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा जब भी इंग्लैंड की टीम खेल रही हो, न्यूजीलैंड खेल रही हो, तो आप स्पिन को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। कुछ टीमें स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलती, इंडियंस बहुत अच्छा खेलते हैं, श्रीलंकन स्पिन को अच्छा खेलते हैं, इवन वेस्ट इंडियंस भी अच्छा खेल लेते हैं। लेकिन स्पिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लैंड के खिलाफ, अगर क्वालिटी स्पिन वहाँ पे होती है तो। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह पर बहुत डिपेंड करेगा कि उनका नया बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा है या नहीं। अगर तो उनका बॉल वापस अंदर आ रहा है और रिवर्स स्विंग हो रहा है उस विकेट के ऊपर इन कंडीशंस में नया बॉल, तो याद रखिएगा इसका बहुत फायदा होगा पाकिस्तान को। और शुरू में अगर इंग्लैंड की विकेटें गिरती हैं तो इंग्लैंड के कदम लड़खड़ा सकते हैं। दूसरा जो पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी है, रिजवान को और बाबर को, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो बहुत तेज खेलना पड़ेगा पावर प्ले में। वो जो 6 ओवर हैं उनको एग्जैक्टली पावर प्ले की तरह खेलना पड़ेगा। उसका नाम पावर प्ले है, लेकिन पाकिस्तान उसको वनडे की तरह शुरू करता है। रिजवान थोड़ा सा लाठी चार्ज करते हैं, लेकिन बाबर नहीं कर पाते हैं। तो बाबर को शुरू में थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा। बहुत एक्सीलेंट प्लेयर हैं, थोड़ा सा ज़रा बाबर को, यानी बाबर को अब क्या बताए कोई, इससे बेहतर तो प्लेयर ही कोई नहीं है दुनिया में, लेकिन थोड़ा ज़रा T20 वाले मूड में आना पड़ेगा। फाइनल मैच है, प्रेशर डालना पड़ेगा दूसरी टीम के ऊपर, और बाबर को इस बात का आइडिया भी होगा। तो पहले बैटिंग करना ज़रा थोड़ा मुश्किल है, पहले बॉलिंग करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि टीम को कम से कम स्कोर में रखा जाए। और अगर दूसरी बैटिंग में बारिश भी आती है तो फिर DLS को दिमाग में रखते हुए, कैलकुलेटर्स को हर वक्त इस्तेमाल करते हुए, बड़े तरीके से जो है वो पाकिस्तान को इस फाइनल को जीतने की प्लानिंग करनी पड़ेगी। नॉर्मल क्रिकेट में आप इंग्लैंड से नहीं जीत सकते उन कंडीशन में। आपको इस मैच को एक एबनॉर्मल मैच के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी आपको इस क्रिकेट को उसका मूड तब्दील करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट तब्दील करना पड़ेगा, इसके अंदर अग्रेशन भरनी पड़ेगी, बॉलर्स को थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ेगा, फील्डिंग को अग्रेसिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा चढ़ के खेलना पड़ेगा, बैट्समैन को थोड़ा चार्ज करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्रिकेट का मूड तब्दील करेंगे तो फिर इंग्लैंड के ऊपर इंपैक्ट आएगा। देखिए, न्यूजीलैंड डरा हुआ खेल रहा था, उसकी वजह से न्यूजीलैंड हार गया। पाकिस्तान को डरा हुआ नहीं दिखना, ना डरा हुआ खेलना है। आ जाए रूटीन की कुछ खबरों की तरफ। एक खबर मेरे पास आई है कि अरशद शरीफ शहीद भाई की वालदा को पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो हवाले कर दी गई है, पुलिस के ज़रिए से हवाले की गई है। इसकी तफसीलात हम आपको शेयर कर देंगे, लेकिन इतने दिनों के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर करना, मीडिया का इतना शोर मचाने के बाद पहले उसको मीडिया में लीक कर दिया गया, अब उसकी भी एक इंक्वायरी करवाई जा रही है, तो ये जानबूझकर केस को ख़राब करने की कोशिश थी। अब जो पाकिस्तान में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ज़राए के हवाले से खबरें तो दी जा रही हैं, लेकिन जो तफसीली खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि यहाँ पर टॉर्चर के बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या वाकई कहा जा रहा है कि 3 घंटे तक टॉर्चर हुआ, और कितना डिफरेंस है दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अंदर। तो जब एक्सपर्ट्स देखेंगे, डॉक्टर्स देखेंगे, फिर हमें आइडिया होगा। इसके ऊपर हम काम कर लेते हैं, फिर आपके साथ शेयर कर लेंगे। एक और ख़बर मैं आपको देता हूं कि अमरीकी जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं डोनाल्ड लू, ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं, और इन्हीं का जिक्र इमरान खान साहब अपने जलसों में करते रहे हैं। डोनाल्ड लू ने ही वो मुलाकात की थी जिसका साइफ़र आया था पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से। तो डोनाल्ड लू से जब इमरान खान साहब के बारे में इंटरव्यू में सवाल किया गया तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, उन्होंने इस पर बात नहीं की। देखिए, इसकी कुछ रीज़न्स हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे वापस आ रहे हैं बहुत ताकत के साथ। अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है वो ऐसा लगता है कि अगले इंतखाबात जीत जाएगी, क्योंकि अभी हालिया इंतखाबात में उन्होंने जो बाइडन से बहुत बेहतर परफॉर्म किया है और पूरे अमेरिका के नक्शे के ऊपर नीला नहीं लाल दिखाई दे रहा था। तो इससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप अक्सरियत के साथ अगले इंतखाबात में अमरीकी सदर बन जाएंगे। और जो बाइडन के इमरान खान साहब से इख्तलाफात और मामलात तो हैं, और वो सारी दुनिया ने देख लिए कि उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं इस खित्ते के बारे में और पाकिस्तान के बारे में। लिहाजा इमरान खान साहब के कुछ साथियों से अमेरिकन ने मुलाकातें की थी, और मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ ये खबर दे रहा हूँ, मैं उन लोगों का नाम भी जानता हूँ जिनसे अमेरिकन ने मुलाकातें की हैं। तो उन्होंने अमेरिकन को ये बताया कि आपने एक शख्स की मुखालफत में एक मुल्क को अपने ख़िलाफ़ करने की या एक मुल्क की आवाम को अपने ख़िलाफ़ करने की गलती की है। ये मिस असेसमेंट थी, मिस कैलकुलेशन थी, गलत असेसमेंट थी आपकी कि इमरान खान पाकिस्तान में नहीं रहेगा और इमरान खान को अगर निकाल दिया जाएगा तो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इसको वेलकम करेंगे। पाकिस्तान के लोगों ने ना सिर्फ इमरान खान के निकाले जाने की मुखालफत की, बल्कि जब इमरान खान ने यह कहा कि अमेरिका भी ये चाहता था तो लोग अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गए। लिहाजा अमेरिकन अब इस बात का इदराक भी कर रहे हैं कि इस मुखालफत को अब ख़त्म किया जाए और इमरान खान साहब के साथ मुस्तकबिल में वर्किंग रिलेशन बनाना पड़ेगा, उन्हीं के साथ काम करना पड़ेगा, जैसा कि तैयब उर्दगान के साथ काम कर रहे हैं। उनका भी तख्ता उलटने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक तैयब उर्दगान के साथ ही काम करने पर मजबूर हैं। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया, ये बड़ा अहम स्टेटमेंट है। इस मौका पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कभी भी आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ नहीं बनाया, बल्कि मैं मेरिट पर आर्मी चीफ लाने की बात करता हूँ। ये लाला मूसा में उनकी पार्टी का और बहुत बड़ा यानी लॉन्ग मार्च, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इमरान खान साहब के बगैर इतना बड़ा लॉन्ग मार्च होगा और इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन लाला मूसा के अंदर आज ऐसा लगता था पूरा शहर बाहर निकला हुआ है। और उन्होंने कहा कि लंदन में बैठकर मुल्की फ़ैसले किए जा रहे हैं, बाहर बैठा हुआ चोरों का टब्बर मुल्क के अहम फ़ैसले कर रहा है। किसी महज़ब मुल्क में ऐसा नहीं होता कि मफरूर मुल्क के फ़ैसले करें। सज़ा याफ्ता आदमी और उसके बेटे एहतसाब से भाग गए क्योंकि उनकी बाहर जायदादें मौजूद हैं। फिर इमरान खान साहब ने डेली मेल का जिक्र भी किया, और ये मामला शहबाज शरीफ साहब के ऐसा गले पड़ा है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, 22 करोड़ की आबादी है, एटमी मुल्क है, और बरतानिया की अदालत में करप्शन पे जुर्माना हो रहा है, डूब मरने का मुकाम है। भाई अगर आपने करप्शन की हुई थी तो चुप करके मुँह लपेट लेते, क्या हो गया था अगर बरतानवी अखबार ने आपकी बेइज्जती कर दी? आपको तो आदत हो जानी चाहिए। अब तक दुनिया भर के अखबारात ने आपके खिलाफ लिखा हुआ है, बिला वजह आपने अपनी गैरत जगा ली और उसका उल्टा नुकसान करवा दिया। पहले बेइज्जती आपकी अकेले की हो रही थी, अब पूरी कौम की बेइज्जती करवा दी साथ वज़ीर आज़म बनने के बाद। या वज़ीर आज़म बनने पे अपना केस ही वापस ले लेते आप, लेकिन आपके पास गुंजाइश बाकी नहीं बची। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, बड़ी कोशिश की, लेकिन अदालत ने उनको जुर्माना डाल दिया। उन्होंने कहा भाई इधर जवाब दो आकर, इधर जवाब दें आकर, आप खुद इस केस को अदालत के अंदर लेकर आए हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब को हर हालत में ये जुर्माना, मैंने क्योंकि वहाँ पता किया कुछ सहाफ़ियों से, तो उन्होंने मुझे कहा कि जुर्माना तो अदा करना पड़ेगा। मैंने कहा जी कोई अपील में चले जाएं, कुछ कर दें। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, जुर्माना अदा करना पड़ेगा, आज करें बाद में करें, जुर्माना इनको अदा करना पड़ेगा। और 23 नवंबर तक का टाइम दिया गया है, शाम 4:30 बजे तक का। तो शहबाज शरीफ साहब को 1.5 करोड़ रुपया पाकिस्तानी वहाँ पर जुर्माना जमा करवाना पड़ेगा। अब वो जुर्माना जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जमा करवाएगा तो पाकिस्तान की कैसी जग हसाई होगी पूरी दुनिया में। सोचें नरेंद्र मोदी को अमरीकी या बरतानवी अदालत जुर्माना कर देती है और उसको जमा करवाना पड़ता है, कितनी बड़ी तज़हीक और कितनी बड़ी बेइज्जती है। सोचें ज़रा इसको आप। और हम पाकिस्तानी मीडिया कैसे रोला डालेंगे और कितनी खुशी मनाएंगे। उल्टा हमारा अपना वज़ीर आज़म जो है वो बरतानवी अदालत के अंदर जुर्माने जमा करवाता फिर रहा है, और इतने चौड़े होकर फन्ने खान बनकर कह रहे थे कि हम उससे हरजाना वसूल करेंगे बरतानवी अखबार से। उल्टा बेइज्जती करवा दी बरतानवी अखबार के सामने। अब शहबाज शरीफ को कुछ भी करके इससे बचना चाहिए। हुआ ये है कि शहबाज शरीफ साहब वापस जा रहे थे एयरपोर्ट की जानिब, रास्ते में उनको एक टेलीफोन कॉल आई, और वो कॉल सुनने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने अपने जो गाड़ी चला रहे थे साहब, उनको ये कहा कि गाड़ी वापस मोड़ लाए। गाड़ी वापस मोड़ी और चले गए। अब हुआ क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। आर्मी चीफ की तैनाती पर इन दोनों भाइयों को ये लग रहा था कि फ़ैसला सिर्फ हमने करना है, लेकिन जब बैठे गाड़ी में तो पता चला कि फ़ैसला सिर्फ हमने नहीं करना, बात ना मानी तो हुकूमत भी जा सकती है। बाकी आप समझदार हैं कि किसने फ़ोन किया और क्या फ़ोन किया, तो बात तो माननी पड़ेगी। फ़ैसला दो भाइयों का तो नहीं चलेगा। तो वो दो भाइयों ने जो फ़ैसला किया है, रास्ते में टेलीफोन आ गया और रास्ते से ही गाड़ी मोड़नी पड़ गई और बीमारी का बहाना कर लिया। अब शहबाज शरीफ साहब कल सारा दिन दोबारा मुशावरत फरमाएंगे और पीर वाले दिन पाकिस्तान का तैयारा वहाँ पे पीर वाले दिन तक खड़ा रहेगा, उसका किराया हम अदा करते रहेंगे और वो जहाज़ जो है वो वहाँ पे मौजूद रहेगा। ना सिर्फ हम किराया अदा करेंगे बल्कि जहाज़ का रोज़ का खर्चा भी पाकिस्तान को पड़ता रहेगा। फिर पीर वाले दिन जनाब बादशाह सलामत उठेंगे और अपने लाओ लश्कर को साथ लेंगे, वहाँ से जाएंगे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से पाकिस्तान आ जाएंगे। लेकिन अगर हुकूमत बचानी है,
खाल बचानी है, माल बचाना है, इज्जत बचानी है, तो फिर फैसला उनका नहीं चलेगा, फैसला किसी और का चलेगा। फिर नवाज शरीफ की बात नहीं मानी जाएगी। बहुत बुरी तरह फंस गए शहबाज शरीफ साहब। दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान कुछ सुनने में आ रहा है कि बर्फ़ पिघल रही है, और इस हवाले से सदर मुमलिकत ने एक स्टेटमेंट जारी किया, और ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की सियासत में नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ों के अंदर उनका एक रोल होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो है वो हमारे काम आ सकती है, कि इसमें खारजी मामलात में, दाखिली मामलात में कुछ हद तक जहाँ पे बहुत ज़रूरी समझा जाए इनपुट ली जा सकती है। लेकिन सियासी इंतज़ामी मामलात के अंदर, एहतसाबी मामलात के अंदर, इन चीज़ों के अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, इदारों का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ये बात मैं आज कर रहा हूँ, याद रखिएगा, हमेशा करता रहूँगा। क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर ये वाकई एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर एहतसाब करवाना चाह रही होती ना, तो फिर तो मैं इनका साथ देता। लेकिन मैंने देखा है कि एहतसाब को हमेशा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपने मुखालिफिन के बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल करती है। लिहाजा मेरे ख्याल में अब इनका कोई रोल नहीं होना चाहिए, इसकी गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। और ये जो एक ड्रामा पाकिस्तान में बार बार होता है एक्सटेंशंस वाला, ये भी ख़त्म होना चाहिए। एक आर्मी चीफ की मुद्दत पूरी हो जाए, एक ब्यूरोक्रेट की मुद्दत पूरी हो जाए, एक ऑफिसर की मुद्दत पूरी हो जाए, घर जाए, दूसरा है अपना काम करे आके। ये एक्सटेंशंस की वजह से भी मामलात पाकिस्तान के बहुत पोलिटिसाइज हो जाते हैं। अब स्टेक होल्डर्स को बिठाकर उनके इख्तलाफात का हल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सदर मुमलिकत ने ये स्टेटमेंट दिया है। और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि MQM सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से दोबारा भाग गई है। मैंने आपको कई दफ़ा कहा कि सिंध की जमातों में सबसे बड़ी लूज़र MQM होगी। उन्होंने अपनी सियासत तबाह कर ली है रजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से। कुछ और ख़बरें हैं मेरे पास, वो बाद में आपसे शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।